इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इस्लाम के नाम पर बनाई गई ये रियासत है। सर, उनके हुक्मरानों को क्यों ये खौफ नहीं है कि 127 लोग मर गए? क्या हमसे सवाल नहीं किया जाएगा? इंसानी नुकसान हुआ है, बहुत अफसोस की बात है, दुख की बात है। फेडरल गवर्नमेंट को रिसोर्सेज यकजा करके लोगों की मदद को आना चाहिए। उनके पास वो कहते हैं कि सबूत हैं, पंजाब के इलेक्शंस हुए थे, उसमें 15 सीटें हमने हासिल कर ली। लोग ये कह रहे हैं कि जनाब ये तमाम चीजें फॉरेन फंडिंग के फैसले के हवाले से हैं। ऐसा ही है, वो यही चाहते हैं कि जब हम चले जाए तो वो रुक जाए, इसलिए जब तक ये उनका सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल फैसला नहीं करती तब तक का फैसला न किया जाए फॉरेन फंडिंग केस का। सरदारी साहब ने आपसे मशवरा नहीं किया जब वो ये खतवत वाला मैटर हो रहा था? क्योंकि 3 दिन तक वो निशिस्त उनके घर पे ही थी उनकी। प्रैक्टिकली यही होता है कि पार्टी सरबराह ही करता है, लेकिन पार्टी सरबराह अपनी पार्टी पर अगर उसका कंट्रोल ग्रिप पार्लिमानी पार्टी पर नहीं रहती तो फिर ऐसी सिचुएशन अराइज होती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलमान मिर्जा के साथ। जनाब, आज यकुम मुहर्रम हराम है और नए इस्लामी साल 1444 हिजरी का आगाज हो चुका है। इस्लामी साल का आगाज एक ऐसी अजीमुल मर्तबत शख्स की शहादत से होता है जिसे दुनिया कभी फरामोश नहीं कर सकती। तारीख इस्लाम ने हजारों जर्नैल पैदा किए, लेकिन दुनिया की तारीख में इस बात की गवाह है कि जो मकाम व मर्तबा हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हासिल है उसके सामने सब तिफले मकतब लगते हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हस्ती ऐसी है जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती, जिनकी जात में इस कदर सलाहियतें और खूबियां एक साथ होंगी कि एक तरफ फतूहात और निजाम हुकूमत में मसावात, अदलो इंसाफ, मजहबी रवादारी अपनी इंतहा पर हो, और दूसरी तरफ रूहानियत, परहेजगारी, तकवा और बसीरत भी अपने पूरे कमाल पर नजर आए। तारीख में इस हवाले से खलीफा सानी सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कोई सानी नजर नहीं आता। अदलो इंसाफ की बात हो तो अपने अमली किरदार की वजह से मुनफरिद और मुमताज नजर आते हैं। अपने पराए, कमजोर, ताकतवर में कोई फर्क नहीं करते, यहां तक कि अपने मुतय्यन करदा गवर्नर और अपने बेटे के लिए भी इंसाफ का मुजाहरा उसी तरह करते हैं जिस तरह किसी आम आदमी पर अदलो इंसाफ का इतलाक करते हैं। यही वो सिफात हैं जो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फतूहात के पसे पर्दा कार फरमा नजर आती हैं। मुराद रसूल हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कबूल इस्लाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का नतीजा है। और यह भी हकीकत है कि अल्लाह ताला ने आपकी ज़ात में बेशुमार सलाहियतें, सियासी इंतज़ामी बसीरत और अदालत व सदाकत और दियत कर रखी थी। इस बात पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उमर की ज़बान और क़ल्ब को अल्लाह ताला ने सदाकत का मज़दर बना दिया है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वजूद मसूद से इस्लाम की शान व अज़मत को कैसर व कसरा के ऐवानों तक पहुंचाया। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक ज़बरदस्त, बेहतरीन, मुंतज़िम और आला सलाहियतों के हामिल थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने अहद खिलाफत में जिन अमूर की बुनियाद रखी उन्हें आपकी अव्वलियात कहा जाता है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हिजरी तारीख और साल का आगाज़ फरमाया। हज़रत अली करमुल्लाह वजहो के मशवरे से सबसे पहले हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी खिलाफत के 2.5 साल बाद तारीख़ इस्लाम लिखवाना शुरू की और 16 हिजरी तक के वाक़यात तहरीर किए। आपने बैतुल माल कायम किया, हुकूमती नज़्म नस्क के लिए दफातर, डाक का निज़ाम, वजारतें, इंतज़ामी शुबहजात और पुलिस का महकमा कायम फरमाया और शहरों में काजी मुकर्रर किए। इस्लामी फ़ौज को मुनज़्ज़म किया और यह हुक्म जारी किया कि 4 महीने से ज़्यादा किसी मुजाहिद को मैदान जंग या फ़ौजी बैरकों में ना रोका जाए। मसाजिद में रोशनी का एहतमाम किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने माह रमज़ान मुबारक में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कंदील रोशन देखी तो फरमाया, अल्लाह ताला उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र को रोशन फरमाए कि उन्होंने हमारी मसाजिद को रोशन किया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में बेशुमार फतूहात हुई। दमिश्क, बसरा, उर्दन, बैतुल मक़दस, मिस्र और कई फतूहात इनमें शामिल हैं जो इस्लामी सल्तनत का हिस्सा बने और इस्लामी सल्तनत 22,51,030 मुरब्बा मील तक फैल गई।
हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अवाम के हालात जानने के लिए रातों को गश्त फरमाते, सौफ का लिबास जेब तन किए जिसमें जगह जगह पेवंद लगे होते, हाथ में दुर्रा थामे बाजार तशरीफ ले जाते। अहले बाजार की तरबियत वो तनबीह फरमाते, किसी को गवर्नर मुकर करते तो उसके तमाम असासों की छानबीन करके फहरिस्त बना लेते। जब किसी गवर्नर की माली हैसियत में गैर मामूली इजाफा देखते तो एहतिसाब के बाद वो माल बैतुल माल में जमा करवा देते। आमिलों को आवाम से भलाई की नसीहत करते और लोगों से शिकायत मिलने पर उस गवर्नर को सजा भी देते थे। हर आमिल से यह अहद लेते कि तुर्की घोड़े पर सवार नहीं होगा, बारीक कपड़े नहीं पहनेगा, छना हुआ आटा इस्तेमाल नहीं करेगा, दरवाजे पर दरबान नहीं रखेगा, अहले हाजत के लिए अपने दरवाजे हमेशा खुले रखेगा। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कूफा, बसरा, इसके अलावा जजीरा, शाम, मिस्र, मूसल शहर आबाद की। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत में भी कुरान और सुन्नत की तालीमात के मुताबिक अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का एहतमाम किया गया। जिन मौक़ों पर अक़लियतों से मुआहदे किए गए, उन मुआहदों में शामिल दफ़ात को हत्तल मक़दूर अक़लियतों के मफाद में बेहतर बनाने के लिए इक़दामात किए गए। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रियाया की खबरगिरी करते थे, यानी लोगों की खबरगिरी करते थे, मामले में इतने हसास नजर आते थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है कि अगर फरात के किनारे एक कुत्ता भी प्यास से मर जाए तो मुझे डर है कि अल्लाह मुझसे इससे मुतालिक जरूर सवाल करेगा। जनाब, ये तो उनकी सिफात थी। और अब बात करते हैं मुल्की हालात की। वो मुमलिकत खुदादाद जो इस्लाम के नाम पर हासिल तो किया गया, जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा, रियासत मदीना, सहाबा इकराम की मिसालें तो दी जाती हैं, मगर अमली तौर पर कोई काम इस तर्ज पर होता हुआ नजर नहीं आता। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों ने तबाही की दास्तान रकम कर दी है। 127 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। सूबे के 7 डैम टूट चुके हैं। दूसरी तरफ मुल्क के मुतादिद बैराज सैलाब की जद में है और सक्कर बैराज से तो मजीद लाशें बरामद हो गई हैं जनाब, जिसके बाद रवा माह बरामद लाशों की तादाद 20 हो गई है। हालिया तूफानी बारिशों और सैलाब से सब कुछ उजड़ गया है और मुतासरीन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि खुले आसमान तले रहने पर मजबूर है। 10 से ज्यादा अजला में निज़ाम जिंदगी मुअत्तल हो गया है। कोयटा, झलमक्सी, मस्तूं और दीगर इलाके ऐसे हैं जहां पर जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है, जिसके मनाजिर शायद देखें तो हम बर्दाश्त ना कर सके। सैकड़ों मकानात हैं मुनहदिम हो चुके हैं। तोबा चकजई में मूसलाधार बारिशें हो रही हैं। सैलाबी रेला, माल मवेशी, खड़ी फसलें, सेब के बागात, सब कुछ बहा लेके गया है। पीडीएमए का कहना है कि बलूचिस्तान में बारिशों से 7 डैम टूट चुके हैं, जबकि मुतादिद डैम पानी से भर गए हैं। मूनसून की बारिशों से दरिया सिंध में भी पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सूरत हाल जनाब बहुत कशीदा है, जितनी बात की जाए इस पर उतनी कम है। अगर मैं इस पर पूरा प्रोग्राम भी बात करता रहूँगा तो जनाब जो मनाजिर हैं उनको अल्फा नहीं कर सकता। लेकिन इसका हल क्या है? बलूचिस्तान के हालात इस तरह से क्यों हैं? क्या इन आफात से बचा जा सकता था? इसी पर मजीद बात करेंगे जनाब। साबिक वज़ीर आला इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, असलम रईसानी साहब, बड़े अरसे बाद नज़र आ रहे हैं। असलम साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का बहुत करम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है सर। सर ये बताइएगा, बलूचिस्तान की इस वक्त मौजूदा सूरत हाल अल्फाजों में बयान नहीं की जा सकती। अगर मैं आपसे पूछूं सर इसका जिम्मेदार कौन है, तो किसको मौरूद इल्जाम ठहराएंगे सर आप? देखिए, मैं एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूं कि जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो फोरकास्ट किए थे और जो उन्होंने पिछले 30 साल का जो रिकॉर्ड निकाला था, तो उनके कैलकुलेशन के मुताबिक कोई पिछले 30 साल के रिकॉर्ड से इस दफ़ा कोई 200% बारिश ने ज़्यादा होनी थी। लेकिन अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का करना है कि कोई 500%, 500% ज़्यादा ये बारिशें हुई है। तो इस किस्म के मौसम के लिए तो शायद कोई भी तैयार ना हो, लेकिन इसमें ज़ाहिर है यानी लोग तो हुकूमत पर जिम्मेदारी डालेंगे, लेकिन मैं इस वक्त देखता हूँ कि ये जो सिर्फ बलूचिस्तानी सारे फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में जो बारिशें हुई हैं और सैलाब आए, ये तो किसी पे मैं किसी पे जिम्मेदारी नहीं डालना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में अगर आप देखते हैं कि सिर्फ सैलाब करने, यहाँ तो हमारे इदारे भी अब तरीके
हालात में हैं, कोई भी चीज़ अपने ठीक लेकिन सर आप बात दुरुस्त भी कर रहे हैं, कहते हैं कि द राइट मैन एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। अब तो कोई सर, लेकिन बात ये 127 लोग जाँ बहक हुए हैं। आप ये बात कर रहे हैं तमाम सूबों में बारिशें हुई हैं, मैं इस बात से इख्तलाफ नहीं करूंगा, लेकिन सर 127 अफराद जाँ बहक हालिया बारिशों में, इसकी तारीख में सर अभी रिसेंटली मिसाल नहीं मिलती है। ये बलूचिस्तान के मामलात हैं। बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है, यकीन जानिए, वो शायद लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती है। कई जगह तो ऐसी हैं जहां पर इंसान जा नहीं सकता है, जहां पर जाके उसके जो मनाजिर है ना, उसको अक्सबंद नहीं किया जा सकता है। सर सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। जी बिल्कुल। अब हम कोशिश कर रहे हैं। कल भी मैं फील्ड में था, कल भी मैं गया था और सैलाब से मुतासरा इलाकों का मैंने दौरा किया, और वो आज भी जो रिलीफ के काम है, मेडिसिन है, टेंट्स वगैरह है, बुलडोज़र है, एक्सकेवेटर्स हैं, मतलब जहाँ शहरों ये देहातों में, गाँव में कहीं स्टैगनेंट पानी खड़ा है तो उसके लिए रास्ते बनवा रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि हर चीज़, हर जिम्मेदारी हम हुकूमत पे नहीं डालना चाहते। हालांकि मैं इस वक्त हज़्ब इख्तिलाफ में हूँ, मैं गवर्नमेंट का यानी आप नुमाइंदगी नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जी सर कंटिन्यू। मैं किसी का नुमाइंदगी नहीं हूँ और मैं किसी पे नुक्तेजी भी नहीं करूँगा। मतलब ये अल्लाह का हुक्म है कि इतनी बारिशें हुई हैं, लेकिन अभी सरकार को चाहिए कि जितने भी वसाइल हैं, क्योंकि इस किस्म के अब मेरा तकरीबन 2 साल कम 70 साल मेरा उम्र होने को है। इस किस्म के बारिशें मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। लेकिन ये कि गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने वसाइल को यकजा करके और बारिश से मुतासरा, चाहे वो शहर हो, चाहे वो देहात हो, चाहे वो ज़मींदारी का इलाका हो, चाहे वो सनती इलाके हो, तो अपने वसाइल को यकजा करके लोगों को रिलीफ पहुँचाए। सर एक तस्वीर आपने देखी होगी, वो तस्वीर जनाब मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो साहब की है। वो शेव फरमा रहे हैं, शेव हो रही है उनकी, जब इस वक्त इतनी सारे मामला चल रहे हैं। सर गुजारिश सुनिएगा। उसके बाद फिर बलूचिस्तान हुकूमत की तर्जुमान फराज साहिबा, गुज़िश्ता रोज भी सहाफ़ियों ने उनको पकड़ लिया कि इतना मेकअप वाला मामला उनका अपना ज़ाती हो सकता है, लेकिन जो सूरत हाल है उसमें तो इंसान की नींदें उड़ जाती हैं, इंसान की भूख मर जाती है। और सर अभी जो मैंने हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र किया कि अगर फरात के किनारे अगर कुत्ता भी प्यास से मर जाएगा तो मैं जवाब दूंगा, मुझे डर है कि अल्लाह मुझसे सवाल ना कर ले। सर आज हमारे जो पाकिस्तान है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इस्लाम के नाम पर बनाई गई ये रियासत है, सर उनके हुक्मरानों को क्यों ये खौफ नहीं है कि 127 लोग मर गए, क्या हमसे सवाल नहीं किया जाएगा? हमसे सिर्फ ये सवाल किया जाएगा कि क्या हमने शेव बनाई या नहीं बनाई, या हम पूरे लवाजमात के साथ मीडिया के सामने आके बयान जारी कर रहे हैं? नहीं, एक तो देखें, इंसानी नुकसान हुआ है, बहुत अफसोस की बात है, दुख की बात है। और मेरे इलाके में जो भी वसाइल है हम बरूकार ला रहे हैं ताकि लोगों को रिलीफ मिले। जो आप बार बार एक बात दोहराते हैं 127, मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि जो हमारे लापता अफराद जो अगवा किए गए हैं, हमारे लापता अफराद जो आज तक गुम हैं, उनके बारे में आप क्यों बात नहीं करते? हमारे यानी आपने सिर्फ मुझे इसलिए बिठाया हुआ है कि मैं कुद्दूस पे या मैं नवाज शरीफ पे या इमरान पे किसी पे मैं नुक्तेचीनी करूँ। नहीं, ये आई डिसएग्री विद यू। मैं इस वक्त नुक्तेचीनी करने के लिए मैं आपको कहता हूँ कि जो वसाइल है, और मैं आपको कहूँ कि इस वक्त पाकिस्तान इज गोइंग टूवर्ड्स बैंक्रप्सी। इस वक्त हमारे पास पैसा नहीं है। आप खुद देखें, हमारे बहुत बड़े अखराजात हैं। डिफेंस में हमारा बहुत बड़ा हमारा खर्चा होता है। तो आप उसको भी देखें कि मतलब अगर हम ये सारा पैसा हम सोशल सेक्टर पे लगाएं और ये सारा पैसा हम यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे लगाएं तो आज हमारे मसाइल कम होंगे। लेकिन हम तो
जंग पे तुले हुए हैं, यानी हम नहीं तुले हुए हैं, बराबर वाला तुला हुआ है, वो हमारे सर पर आके खड़ा हो जाता है सर, डिफेंस को हम स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तो सर बराबर वाला भी तो आगे खड़ा हो जाएगा ना। रिसोर्स डेवलपमेंट की तरफ हमने तवज्जो नहीं दी, तो बहुत अफसोस की बात है। अभी मैं आपको अर्ज करता हूँ कि यहाँ बलूचिस्तान में हमारा अंगूर का फसल तकरीबन बिल्कुल तबाह हो गया है। हमारे प्याज के फसल में जिन इलाकों में अब प्याज का फसल अक्टूबर में तैयार होने को है, उसमें पानी खड़ा है, वो ख़राब हो गया है। यहाँ बहुत से बागात में 2-2, 3-3 फुट पानी खड़ी है, जहाँ दरख्त ख़राब हुए हैं। यहाँ हमारे रोड बह गए हैं, या हमारे ब्रिजेस बह गए हैं। नुकसान बहुत हुआ है, बहुत अफसोस की बात है। लेकिन ये कि अब फेडरल गवर्नमेंट को रिसोर्सेज यकजा करके लोगों की मदद को आना चाहिए। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं सारे दिन बैठकर मैं नुक्तेचीनी करूं, दिस इज अनफेयर फ्रॉम नहीं सर, मैं हरगिज ये बात, मेरा ना ये नीयत है और ना ही मेरा ये मतलब मेरा इरादा था कि मैं आपसे नहीं, आप तो मुझे इस तरह उकसा रहे थे। मैं ये सर मैं तो सवाल कर रहा हूं सर, मैं सवाल कर रहा हूं, आपको लगे उसके बाद क्या, यानी आपने यहाँ मुझे बिठाए हुए नुक्तेचीनी करने के लिए। नवाब साहब, मेरा इरादा और ना ही मेरी ख्वाहिश थी कि आप नुक्ताचीनी करें। मेरा आपसे सर सवाल था, अगर आपको नहीं लगता कि सवाल दुरुस्त नहीं है, आप कहें मैं इस पर बात नहीं करना चाहता, वो बात वहां पर खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे हैं। मैंने बात की, देखे हमारे मिसिंग पर्सन के बारे में कभी किसी ने, यानी कोई हमारे मिसिंग पर्सन के बारे में बात नहीं की। आज जो बलूचिस्तान में हमारा सबसे अहम मसला है, वो सैलाब से भी ज़्यादा है, वो ज़िलज़िला से ज़्यादा है, वो इंतखाब से ज़्यादा है, पाकिस्तान के आइन से ज़्यादा है, पाकिस्तान के फ़ौज से ज़्यादा है, पाकिस्तान के अदलिया से ज़्यादा है। आज हमारा सबसे अहम मसला हमारा मिसिंग पर्सन का है। ये मैं आपको क्लियर बात बताऊं सर। मेरा आपसे वो आपकी बात, मैं इस वक्त अभी बात कर रहा हूं सर सैलाब की, जी। जो सैलाब की सूरत हाल है मैं उसकी बात कर रहा हूं, मैं उस हवाले से आपसे सवाल कर रहा हूं। मैं चाहूंगा सर उस हवाले से आप बात की जाए, जो आप बात कर रहे हैं, आपके पास एविडेंसेस हैं, अदालतें मौजूद हैं सर, आप जाएं, आप जाके उन पर जो सारे मामला हैं, अपने तहफ़्फ़ुज़ात उनके सामने रखें सर। मेरा अदालतें मौजूद है। देखिए अदालतें किसी से एक शहद का बोतल पकड़ दे तो सुओ मोटो आ जाता है। हमारे हजारों लोग हमारे गुम हैं, उनके बारे में कोई नोटिस नहीं लेता। और इसके बारे में आप लोग बादशाह लोग हैं। अच्छा सर, नहीं बादशाह की बात नहीं मेरी नजर में सर, मैं आपसे सर मैं आपको बताऊं, जवाब साहब बुरा मानने वाली बात नहीं है। मेरा आपसे सर सवाल है, आपको लगता है जिस टॉपिक पर मैं बात कर रहा हूं ये इशू नहीं है बलूचिस्तान का? ये बिल्कुल आज सैलाब रिसेंट बिल्कुल सैलाब का बहुत बड़ा मसला है। इसमें सरकार को चाहिए कि जितना रिसोर्स है वो लाएं। हमारे लोगों को हमारे क्या कहते हैं, मतलब रोड्स की मुरम्मत और रिकंस्ट्रक्शन और रेलवे लाइन और यानी लोगों को रिहेबिलिटेट करना। लोगों के घर बह गए हैं, लोग मर गए। बिल्कुल मैं चाहता हूं कि इनको आप बिल्कुल तवज्जो दे और हमारे लोगों को के रिहेबिलिटेशन के लिए जो भी वसाइल इस्लामाबाद में है वो बलूचिस्तान में पहुंचाए। और हम ये नहीं कहते कि हमारे हाथ से नहीं, आप खुद इस्लामाबाद वाले आए, खुद यहाँ तकसीम करें। हम खड़े होंगे, हम उन चीज़ों को हाथ भी लगाएंगे, आप खुद तकसीम करें। हम देखते हैं कि आप इस्लामाबाद वाले क्या करेंगे। आप बलूचिस्तान को छोड़ें। बलूचिस्तान सर, आप इस वक्त जो तर्जुमान है वो बलूचिस्तान में नहीं है। मेरा तो बुनियादी मकसद है, मैं तो सर जो मनाजर है मैं उस पर आपसे बात कर रहा हूं। आप हुकूमत में रहे हैं, आप वजीर आला रहे हैं सर, जो मैं भी आपको मुख्तलिफ मनाजर में की तरह, मतलब ये कि जो वसाइल बलूचिस्तान में है, कल मैंने चीफ मिनिस्टर से मैंने बात की और जो भी मुमकिन है हम उनसे ले रहे हैं और हम अपने इलाकों में भेज रहे हैं। मैं कहता हूं कि आज यानी पैसा फेडरल गवर्नमेंट के पास है, फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए कि वहाँ से रिसोर्स मोबिलाइज करके और यहाँ बलूचिस्तान में पहुँचाएं, जिस तरीके से भी वो पहुँचा सकते हैं, और खुद आए हमारे लोगों को रिलीफ पहुँचाएं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नवाब साहब हमारे साथ मौजूद है, नवाब असलम रईसानी साहब हमारे साथ, बहुत हमारे साथ। मेरा मकसद और ना ही मेरा इरादा था कि आप किसी पर नुक्ताचीनी करें, लेकिन सर सवाल उठता है और सवाल बनता है, सवाल जायज़ है कि जो इस वक्त बलूचिस्तान की सूरत हाल है, आप जिस भी तरफ इशारा कर रहे हैं, जिस भी तरफ इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं, सर हुकूमत में आप भी रहे, हुकूमत में आप भी हैं, सवाल आपसे किया जाएगा, सवाल आपसे पूछा जाएगा। आप वजीर आला रह चुके हैं, बलूचिस्तान की सूरत हाल इस वक्त क्या है आप भी इसके जवाबदेह हैं। आप अगर अदालत जाएंगे तो आपको भी कटहरे के अंदर खड़ा होना पड़ेगा कि बलूचिस्तान क्यों तरक्की नहीं कर सका है और बलूचिस्तान के मामलात वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से क्यों चलाए जाते हैं,
क्यों वहां के हुक्मरान बलूचिस्तान में नहीं बैठे होते हैं? क्यों उनके तर्जुमान इस तरह से बैठ के आके, आप जाएं फील्ड में, कराची में बारिशें होती हैं, जितनी हम बातें उनके रहनुमाओं के खिलाफ करते हैं, सिंध हुकूमत के खिलाफ करते हैं, लेकिन एटलीस्ट वो बाहर निकलते हैं, वो अपने जो जहां पर पानी जमा होता है वहां पर आकर खड़े होते हैं। आप भी ऐसे करें, हम आपकी भी तारीफ करेंगे, लेकिन सवाल करना हमारा हक है, सवाल को डाइवर्ट करना सर आप इसके हकदार नहीं है। एक ब्रेक लेंगे जनाब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मुल्क की हालात पर मजीद बात करेंगे। जनाब, प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। कुछ सियासी मामलात का जिक्र करेंगे। सियासी मामलात पाकिस्तान में मुस्तहकम की तरफ जाते हुए नजर इस वक्त नहीं आ रहे हैं। पंजाब में सूरत हाल मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई है। एक हफ्ते पहले पंजाब में हुकूमत भी तब्दील थी, हुकूमत भी चेंज थी, और जनाब स्पीकर भी नहीं थे, स्पीकर भी अलग थे और डिप्टी स्पीकर भी। अब वजीर आला भी तब्दील हो गया है, डिप्टी स्पीकर भी तब्दील हो गया है और स्पीकर भी तब्दील हो गया है। पंजाब में सूरत हाल खान साहब जिस तरह की चाहते थे उस तरह की हो चुकी है, लेकिन खान साहब का अब अगला हदफ जो है, उनका अल्टीमेट गोल तो जनाब जनरल इलेक्शंस ही हैं, लेकिन उनका जो अब नेक्स्ट हदफ नजर आता है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन के कुछ अराकीन नजर आते हैं, जिसका बरमला इजहार वो मुतादिद बार कर चुके हैं। अब उनका ये कहना है कि जनाब जुडिशल रेफरेंस दायर किया जाएगा। अभी जुडिशल रेफरेंस से क्या मकासद हासिल हो सकते हैं खान साहब के या नहीं हो सकते हैं, इसी पर मजीद बात करेंगे। जनाब लतीफ़ खोसा साहब माहिर कानून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, पंजाब की सियासत को काफ़ी बेहतर तरीके से समझते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। लतीफ़ खोसा साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। सर ठीक ठाक है। ये बताइएगा सर, जुडिशल रेफरेंस की बात की जा रही थी, कल इजलास भी हुआ, सर ये जुडिशल रेफरेंस किस हद तक कारगर साबित हो सकता है खान साहब के लिए, या जिन मकासद के लिए वो जुडिशल रेफरेंस लाना चाह रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए? अच्छा, करें इसलिए कि वो फैसला ना कभी होना है और उसमें जो है फिर ये मुंतजर रहेंगे कि हमारा फैसला अदालत से हो। आर्टिकल 209 में जो है ये इम्पीचमेंट जो उन्होंने की है उसके खिलाफ उसका फैसला करें, उसकी समाअत होगी, उसकी जो है बाकायदा तारीखें लगेंगी। अगर उन्होंने इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर कर लिया है और उसमें फिर ये जो है इंतजार करेंगे, वो 6 महीने लगे या जितने लगे, इनको माशाल्लाह तसल्ली तशफ़ी हो जाएगी। और फिर वैसे भी जुडिशल कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, सीनियर प्यूनी जजेस होंगे और साथ ही 2 सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस होंगे सूबों के, जो उनमें से सीनियर मोस्ट है। तो ये इतनी बड़ी हाई पावर्ड जो है जुडिशल कमीशन के पास जरूर जाए, मैं तो कहता हूँ। और फिर वहाँ ये साबित करना पड़ेगा इनको कि वो बायस्ड है, प्रेजुडिस्ड है, और वो सबूत के साथ खाली। लेकिन उनके पास है ना सर खोसा साहब, उनके पास वो कहते हैं कि सबूत हैं। अभी हमारे पास ये जो पंजाब के इलेक्शंस हुए थे उसमें 15 सीटें हमने हासिल कर ली, लेकिन पिंडी की सीट हमारे पास आ सकती थी, उसमें दोबारा से रिकाउंटिंग नहीं की गई। बहुत सारे मामलात हैं। वो जो 5 अराकीन थे खुसूसी नशिस्तों पर, उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, इस तरह के मामलात थे। लेकिन लोग ये बात कह रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि जनाब ये तमाम चीज़ें वो फॉरेन फंडिंग के फैसले के हवाले से हैं। क्या कहेंगे सर? ऐसा ही है। वो यही चाहते हैं कि जब हम चले जाए तो वो रुक जाए, क्योंकि हम ये कहेंगे चीफ जो है इलेक्शन कमिश्नर जो है उसके खिलाफ, क्योंकि हमने एक नालिश कर रखी है कि वो हमारे से मुतासिब हैं, इसलिए उनको हटाया जाए। तो इसलिए जब तक ये उनका सुप्रीम जुडिशल काउंसिल फैसला नहीं करती तब तक वो जो है इसका फैसला न किया जाए फॉरेन फंडिंग केस का। तो ये मकसद अगर उनका है तो इसकी उनकी स्ट्रैटेजी का तो ठीक है, लेकिन अगर वो समझते हैं इससे कुछ निकलेगा तो ये गलत फहमी में है। अगर कमीशन इस तरह मुतासिब होती तो ये 15 सीटें उन्हें न मिलती। जहां तक ताल्लुक है कि 5 सीटों का जो है वो नहीं करवाया नोटिफिकेशन, तो ये देखें, ये तो इंटरप्रिटेशन की बात थी। इंटरप्रिटेशन ये थी कि वो अगर 20 नशिस्तों पर नताइज मुख्तलिफ आते हैं तो इनकी जो है उस हिसाब से इनको जो है स्पेशल सीट्स मिलनी है, जिस कदर इनकी अददी तादाद होगी। तो वो एक इंटरप्रिटेशन की बात है, उस पर कोई ऐसा नहीं होता। वो अदालत में बाद में
फैसला दिया, गलत दिया या सही दिया, मेरी नजर में ये भी मुतनाज़ा है कि अदालत कहे इनको नोटिफाई करें। मैं बात करूंगा इस फैसले पर, अभी बात करूंगा सर, अभी डिटेल में करेंगे इससे बात। अच्छा ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि वो इंटरप्रिटेशन की बात है, उससे तासुब की बू नहीं आती है। तो जुडिशल कमीशन जब जाएंगे तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट के जजेस, चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, तो जाए ना, बड़े किसने रोका है भाई। सदर साहब लिखेंगे सर खत कि आप ये जुडिशल कमीशन बनाए। खोसा साहब जी जी सर, मैं पूछ रहा हूं ये इसका तरीकेकार क्या होता है? सदर मुमलिकत साहब लिखते हैं कि भाई आप इस पर जुडिशल कमीशन बनाएं, फिर जो आप कह रहे हैं कि 2 मोस्ट सीनियर जजेस साहब होंगे और फिर चीफ जस्टिस साहब भी होंगे, उसके बाद सारा मामला होगा। इसका तरीकेकार क्या होता है सर? जी, इनका यही तरीका है ना कि ये इनकी रिमूवल किसी मेंबर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर की उसी तरह होगी जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जज की होती है, और वो आर्टिकल 209 में यही है तरीका कि ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जिसको सरबराह चीफ जस्टिस हैं, ये उनको दरखास्त देंगे अपने शवाहिद के साथ, वो फिर उसकी जो है जायजा लेंगे, और जायजा लेने के बाद अगर वो समझेंगे कि उसमें जान है, वजन है, रिपोर्टें मंगवाने के बाद अगर वो चाहेंगे तो इलेक्शन कमीशन से भी जवाब तलबी कर लेंगे, और उसके बाद जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की नशिस्त होगी जिसमें 2 सीनियर मोस्ट हाई कोर्ट के जजेस के अलावा चीफ जस्टिस और सीनियर प्यूनी जज सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस जो सीनियर मोस्ट होंगे वो बैठेंगे। और सर क्या ये चीज हो सकती है कि अगर उसमें ये बात लिख दी जाए कि फॉरेन फंडिंग का फैसला उस वक्त तक ना सुनाया जाए जब तक इस केस की समाअत चल रही हो, ये जुडिशियल रेफरेंस के हवाले से, ऐसा हो सकता है सर? वो कोशिश इनकी यही है कि फिर उसके बाद हम दरखास्त दे देंगे कि चूंकि हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ ये नालिश कर रखी है कि ये मुतासिर है और इनको हटाया जाए, तो बावजूद वो फैसले से एतराज करें। एक पोजीशन ये है कि अगर वो उसके बाद करते हैं तो इनका बयानिया जो इन्होंने बिल्ड किया हुआ है कि ये मेरे खिलाफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन इसलिए ये फॉरेन फंडिंग का ये फैसला दे रही है क्योंकि मुझे तो पहले ही मैंने कहा था कि ये जो है दसके का इलेक्शन हो या ये दूसरे इलेक्शन हो उसमें ये मुतासिब हैं और मेरे खिलाफ फैसला देते हैं। हालांकि ये इसलिए दुरुस्त नहीं है कि पंजाब के इलेक्शन में इनको ऐसा जबरदस्त कामयाबी मिली है कि वो सारों ने जो है कहा है कि इस इलेक्शन की शफाफियत जो है। ठीक है सर, आईनी ओहदा है सर ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, और जाहिर सी बात है हमारा इदारा है, मोतबर इदारा है, हम रेस्पेक्ट करते हैं कि उनके चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। इनको हटाने के लिए सर, इनको हटाने के लिए आईनी तरीकेकार क्या हो सकता है? कुछ चीजें मैं पढ़ रहा था सर, लेकिन आप मोस्ट रेलिवेंट शख्सियत हैं, आप बेहतरीन तरीके से बता सकते हैं। आर्टिकल सर 219 गालिबन ये कहता है कि अगर आप अपने ओथ से खिलाफ वर्जी करते हैं या आप फेवरेटिज्म करते हैं, नेपोटिज्म करते हैं, या आप कुछ इस तरह के मामला करते हैं जिससे जानिबदारी नजर आए, तो फिर इस पर चीजें हो सकती हैं। ऐसा है सर? ऐसा ही है, 209 है जो सुप्रीम कोर्ट यानी जो जुडिशियल कमीशन इम्पीचमेंट किया जिससे जज को हटाया जा सकता है, बाला अदालतों के जज को, सुप्रीम कोर्ट के हों या हाई कोर्ट के जजेस हों उनको। और इसमें इलेक्शन एक्ट में यही दिया गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर को जो है उनकी म्याद दी गई है 5 साल। उससे पहले अगर वो हो तो या मुस्ताफी हो जाए, खुद ही छोड़ जाए, और वगरना अगर उनके खिलाफ कोई मिसकॉन्डक्ट का हो तो फिर उसी तरह उनका हटाना होगा जिस तरह आइन में जजेस का हटाना मुंदरज है। लेकिन सर मुद्दा अच्छा उठाया उन्होंने। अगर ये नेपोटिज्म या फेवरेटिज्म या जानिबदारी के तौर पे अगर कुछ सबूत पेश कर दिए गए तो सर फिर मामला वो हो सकता है जो वो चाह रहे हैं, जो ख्वाहिश है पाकिस्तान तरीके इंसाफ की। मगर ये कितने 209 में कितने लोगों, कितने जजेस को हटाया गया या रिमूव किया गया। ये काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ तो खुद मोहतरम इमरान खान ने पूरा जोर लगाया ना हटा सके उनको। तो इतना आसान नहीं है ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई पर ना तो असरअंदाज हुआ जा सकता है क्योंकि चीफ जस्टिस और सीनियर मोस्ट जजेस के अलावा 2 सीनियर मोस्ट जजेस की अपना हाई कोर्टों के हैं, तो इसलिए उनका नशिस्त भी इतनी आसानी से नहीं होती है और वो इतनी जल्दी फैसले भी नहीं हुआ करते। वो बहुत ज्यादा उसमें छानबीन करते हैं और बहुत ठोस सबूत हो तो तब जज को या
चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने वाला होगा। लेकिन आज तक तारीख में चीफ इलेक्शन कमिश्नर या किसी इलेक्शन कमीशन के मेंबर के खिलाफ आज तक इम्पीचमेंट नहीं हुई है। ये आईनी तरीके से उसे कभी भी हटाया नहीं गया। चलो सर, ये काफी बड़ी बात है। ये काफी बड़ी बात है कि आज से पहले तक इसकी कहीं नजीर मिलती नहीं है। सर अगर ये नहीं मिलती, कल मैं शो में बात कर रहा था, डिस्कशन चल रही थी, वो कह रहे थे कि शाहिद खाकान अब्बासी से किस तनाजुर में मुलाकात की है, किस कैपेसिटी में मुलाकात की है, किस तरीके से मुलाकात की है, ये तो एक फरीक है, आप क्यों फरीक से मिल रहे हैं? तो सर ये क्या मिलना जायज़ है किसी भी आईनी ओहदे के सरबराह का, इस तरह से जाके मिलना या बंद कमरों में मिलना? सर 100% जायज है। मैं 1000 दफा मिल चुका हूं और इलेक्शंस के सिलसिले में मिला हूं। जब भी इलेक्शन हो रहे होते थे, जो हमें शिकायत होती थी, हम फौरन जाते थे कि जी फलां जगह पर जो है वो नथ फोर्स बनी हुई थी, वो कायरा साहब के उसमें मुदाखलत कर रहे थे, हम फौरन जाके मिलते थे। मैं चीफ इलेक्शन कमीशन का रानी शहीद बेनजीर भुट्टो ने मुझे इंचार्ज बनाया हुआ था इलेक्शन मॉनिटरिंग सेल का। मैं 50 दफा मिल चुका हूँ। इस सिलसिले में जो भी नालिश शिकायत होती थी जाके कहते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई सिफारिश करने जा रहे हैं। अरे भाई, उनका फरीजा है। अगर कोई वफ्द गया भी है, भले इमरान खान और अपनी उनके लेकर चले जाएं, वो कोई भी जाए तो उनको मिल सकता है, इलेक्शन कमिश्नर को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, उनके मेंबर्स को, और वहां जाके कोई भी दरखास्त दे सकता है कि जी आप फैसला क्यों नहीं कर रहे हैं, आप मेहरबानी करके फैसला कीजिएगा। इसमें कौन सी ऐसी कबाहत है? हम सुप्रीम कोर्ट में रोज कहते हैं, हाई कोर्टों में रोज कहते हैं, तो इस तरह तो कोई ऐसी मान्यता नहीं है। सर अगर आप इजाजत दें, सर इजाजत दें, अगर मैं ब्रेक ले लूं सर, ब्रेक के बाद वापस आऊंगा। तो सर मैं एक चीज है, अब हम डिस्कशन कर रहे थे, आपने कहा कि वो फैसले पर भी बात की जा सकती है, लेकिन उससे पहले जो सारे मामला हुए, पार्लियामेंट के अंदर पार्लिमानी लीडर होता है, क्या उसी के मामला चलेंगे या फिर पार्लिमानी सरबराह के चलेंगे? लेट्स सपोज अगर जरदारी साहब अगर कुछ अहकाम देते हैं, लेकिन वो पार्लिमान के अंदर पार्लिमानी लीडर नहीं है, जो भी लीडर है, शहरी रहमान साहबा थी एक वक्त में, शहरी रहमान साहबा का मामला चलेगा, उनके अहकाम चलेंगे, या जरदारी साहब के अहकाम चलेंगे पार्लियामेंट के अंदर? इस पर बात करेंगे। एक ब्रेक लेंगे जनाब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको खुशामदीद कहते हैं। खोसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और थोड़ी देर में उनसे दोबारा बात करेंगे। लेकिन जनाब, पंजाब की जो सूरत हाल है बहुत तेजी से तब्दील हो रही है। अब सवाल ये पैदा होता है, खोसा साहब से सवाल मैंने करना है जनाब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वो नुमाइंदगी करते हैं, पंजाब में मुस्लिम लीग नून का डंका बजता था, लेकिन 2018 से पहले थी सूरत हाल। 2018 के बाद भी उन्होंने काफी ज्यादा टफ टाइम दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहां पर हुकूमत बनाने के लिए काफली को अपने साथ शामिल करना पड़ा, उनकी जो 10 नशिस्तें थी उनको अपने साथ शामिल करना पड़ा। लेकिन एक बुनियादी सवाल सियासी तौर पर यह उठता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस हद तक पंजाब में मकबूल हो रही है, तो नून लीग काफी हद तक सुकड़ती जा रही है। पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल लतीफ खोसा साहब कैसे देखते हैं? हमारे साथ दोबारा मौजूद हैं। खोसा साहब ये बताइएगा जरा, मैं बात करूंगा ये पार्लिमानी लीडर और लीडर के हवाले से कि किसका हुक्म चलेगा। सर ये 2018 से पहले नून लीग का डंका बजता था पंजाब में, लेकिन 2018 के इलेक्शंस हुए, खान साहब की हुकूमत को भी काफी ज्यादा टफ टाइम उन्होंने दिया, मतलब काफली को उनको मिलाना पड़ गया था। आपको नहीं लगता सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी अब आने वाले वक्तों में पंजाब में? देखिए, मेरे ख्याल में तो मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने बड़ी स्मार्ट गेम खेली है। और इसमें देखें, बाज़ औक़ात किसी से इक़्तिदार छीन के किया जाता है और बाज़ औक़ात किसी को इक़्तिदार दे के जो है वो आजमाया जाता है। तो अब हमने तो बैक बेंचर जो है, अब एक तो इमरान खान साहब के खिलाफ जो भी आएगा लामहला आपके इलेक्शन कमीशन का रिजल्ट भी आने वाला है फॉरेन फंडिंग पर, उसका भी यकीनन इम्पैक्ट होगा। और दूसरी बात ये है कि ये जो महंगाई का सैलाब है, ये भी हमारा मानना ये है कि उनकी बाकियात हैं, जिसकी वजह से जो IMF से उन्होंने ऐसी शरायत इसको तो सही करने के लिए आए थे। लेकिन अजराए मजाक सर, अजराए मजाक की बात है ना, लाइटर नोट आपने कहा सर, ये जरदारी साहब ने गेम अच्छा खेला है सर, ये किसके साथ? खान साहब के साथ अच्छा खेल गया है, नून लीग के साथ अच्छा खेल गया है?
देखें जो मर्जी कह लें, दोनों को स्पेस जो है मैं समझता हूँ इमरान खान का भी होगा, और इनके लिए जाहिर है जो महंगाई का सैलाब इस वक्त आया है उसकी लपेट में तो लामहला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज आ रही है, तो यकीनन उनको जो है तो स्पेस जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बहुत ज्यादा बन जाएगी और बनेगी इंशाल्लाह, आप देखेंगे। यहाँ तक आपने पूछा कि पार्लिमानी पार्टी सबकत लेगी या पार्लिमानी जो है सरबराह या पार्टी का सरबराह लेगा, तो देखिए वो 63A में मेरी नजर में तो पहले दिन से ही यही था कि पार्लिमानी जो पार्टी है, पार्लिमानी पार्टी का लीडर भी नहीं होगा, लीडर भी नहीं। जो मैं खुद सेनेट में पार्लियामेंट का 10 साल हिस्सा रहा हूँ, पार्लिमानी पार्टी जो है, अब मसलन पंजाब की देखें तो 10 पार्लिमानी पार्टी के मेंबर हैं, ये है पार्लिमानी पार्टी काफ की जो है PMLQ की, ठीक है। तो ये पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन है, 63A में लफ्ज है पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन, सरबराह भी नहीं है वहां। और अगर उनकी डायरेक्शन पर 4 चीजों पर वोट जो है पार्टी का मेंबर जो MP है या अगर नेशनल असेंबली है तो MNA है, अगर वो उसकी डायरेक्शन की वायलेशन करता है, उसकी डायरेक्शन लफ्ज है वहां, वो ये भी नहीं है कि आप मशावरत देते हैं, डायरेक्शन है, डायरेक्शन की अगर खिलाफ वर्जी करता है तो फिर वो पार्टी हेड को, वहां पार्टी हेड आता है, उसको रिपोर्ट कर देंगे और पार्टी हेड आगे से कार्रवाई उनके खिलाफ डिफेक्शन की शुरुआत करेगा। तो मेरे ख्याल में ये फैसला तो होना था, इसलिए आपने मुझे नहीं देखा होगा कि मैं इस प्रोसेस में आया हूँ। मेरी नजर में ये फैसला लॉ मिनिस्टर साहब ने किया या PMLN के किसी कानूनदान ने ये बताया या जिसने भी सजेस्ट किया, या PML काफ के शुजात साहब के वकील ने सजेस्ट किया, जिसने भी किया, ये मेरा नहीं ख्याल के सही रहनुमाई की गई थी। ये पार्लिमानी पार्टी का इस्तेहकाक है डायरेक्शन देना। जरदारी साहब ने आपसे मशवरा नहीं किया जब वो ये खत वत वाला मैटर हो रहा था, क्योंकि 3 दिन तक वो निशिस्त उनके घर पे ही थी उनकी, वो आप तो देखें ना, बड़े कानूनी माहिर हैं सर। देखें आपकी जो दूसरी बात है ना, फैक्चुअली हकीकतन जो है प्रैक्टिकली यही होता है कि पार्टी सरबराह ही करता है, लेकिन पार्टी सरबराह अपनी पार्टी पर अगर उसका कंट्रोल ग्रिप पार्लिमानी पार्टी पर नहीं रहती तो फिर ऐसी सिचुएशन अराइज होती है, फिर पार्लिमानी पार्टी सबकत लेगी और पार्टी हेड उस चीज के ताबे आ जाएगा, उसके ताबे आ जाएगा। सर आगे बढ़ते हैं, जमहूरियत बिल्कुल जमहूरियत पार्टी में ऐसे ही आती है। बिल्कुल सर मैं चाह रहा हूँ सर ज्यादा सवाल आपसे कर सकूं कि पार्टी का सरबराह बादशाह सलामत है, ऐसी बात नहीं है। सही, बिल्कुल दुरुस्त हो गया सर। सर ये बात बताइए, अब इलेक्शंस की तरफ जाने के लिए, जनरल इलेक्शंस की तरफ जाने के लिए आपको क्या लगता है कौन कौन से ऑप्शंस हैं जिन पर खान साहब खेल सकते हैं या वो खेलना चाहते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली आप सिर्फ प्रेशर कर सकते हैं, वो प्रेशर 2 तरीके से हो सकता है। एक तो ये आप स्ट्रीट पावर शो करें, पंजाब में उनकी हुकूमत, अब उनको ये डर भी नहीं है जो राना सनाउल्लाह साहब से उनसे पहले था कि जनाब सारा मामला होगा, रोकने की कोशिश की जाएगी, अब तो पंजाब भी उनके पास है, तो वो या तो प्रेशर टैक्टिक्स में लोगों को बाहर निकाल के इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर सकते हैं, ये पावर सियासत हो जाएगी। लेकिन दूसरी सियासत ये हो सकती है कि जितने पास उनके पास पंजाब है, उनके पास बलूचिस्तान है, उनके पास KP है, उनके पास आज़ाद कश्मीर है, उनके पास GB है, तो वो उन तमाम असेंबलियां तोड़ दें, फिर कहें जनाब या सिंध और विफाक रख के क्या करेंगे, वो भी तोड़ें फिर आप यार। यही तो हम कहते हैं भाई, आप सिंध और KP के तोड़ो, हम 1 सेकंड में तोड़ते हैं और जनरल इलेक्शन की तरफ जाए। लेकिन एक बात जरा देखिएगा, क्या जनरल इलेक्शन इस वक्त हल है? पाकिस्तान इस वक्त तबाह हाली में है, न सिर्फ मुआशी तौर पर बल्कि सैलाब की जद में लाशें वहां जो है तैर रही हैं बलूचिस्तान और डेरा गाजी खान और जनूबी पंजाब और बाकी जगहों पर भी, और पाकिस्तान लिटरली इस तूफान के तहत डूबा हुआ है। अरे खुदारा 3 महीने 4 महीने अगर आप इलेक्शन के प्रोसेस में देते हो तो आपकी डिफॉल्ट इस कदर $300 पे से भी तजावज कर जाएगा। खुदारा मत खेलो रियासत के साथ, पहले मईशत को संभाल लो, सियासत होती रहेगी, मुल्क रहेगा तो सियासत होगी। पॉलिटिकल पार्टी को होश के नाखून लेने चाहिए। और जहां तक ताल्लुक है, आपने राना सनाउल्लाह साहब की बात की, तो राना सनाउल्लाह साहब खुद कफील है, जो उन्होंने अगर इस तरह से एक और ऑपरेशन किया, डंडे मारे और इस तरह से आंसू गैस बरसाई, इस तरह से जो पहले उन्होंने इस्लामाबाद आते हुए जो PTI के जलसों पर किया था, जुलूसों पर किया था, तो फिर और ज्यादा जो PTI है उभरेगी।
उभरेगी। तो मैं नहीं समझता कि लॉ मिनिस्टर ने या इंटीरियर मिनिस्टर ने कोई ऐसा काम किया है जिससे PMLN की हुकूमत को कोई तकवीत मिले, बल्कि उन्होंने काफी ज्यादा अपने ही पार्टी को और अपने ही इक़्तिदार को जितना वो मेरा ख्याल में वो खराब किया है ना, कि आज हम देख रहे हैं कि ये सियासी बेयकीनी जो है वो मुआशी बेयकीनी के जो है। सर मुझे लग रहा है आप जैसे अप्रोच रखने वाले लोग, सोच रखने वाले लोग इस वक्त हुकूमत में होते हुए भी हुकूमत से दूर हैं, इस वजह से शायद इस तरह के फैसले हो रहे हैं। आपने ये खत वाले मामले को भी बड़े अच्छे तरीके से डिफाइन किया, तरीके से आपने बताया कि ऐसा नहीं होता, जो था वो वैसे ही था, गलत तरीके से सारे मामले को करने की कोशिश की। और राना सनाउल्लाह साहब की ये जो स्ट्रेटेजी थी उस पर भी आप तनकीद कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता सर आप बिल्कुल जो यार कतरी खत अगर आएगा और फिर इसी तरह से अगर जेब से निकाल के खत दे देगा डिप्टी स्पीकर, तो क्या वो यार मजाक कर रहे हैं हम लोग सारे रियासत के साथ। बदकिस्मती से मैं कहता हूँ खुदारा भूल जाओ सियासत को और आओ मईशत को और मुल्क को बचाओ। अभी तो मुल्क को बचाने की बात है, सियासत होती रहेगी। ठीक है सर, मैं नहीं समझता कि ये जो हमारे इस वक्त अकाबरीन है, चाहे वो वजीर कानून है, चाहे वो जो इंटीरियर मिनिस्टर है, वो कोई अपनी हुकूमत के लिए ठीक है सर आसानियां पैदा कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। लतीफ़ खोसा साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी बातें की खत के हवाले से भी और मईशत और जनाब इलेक्शंस के हवाले से भी। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत, जिंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही तो कल 11 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।